Now in this session we'll discuss stoichiometry. स्टाइचोमेट्री किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है और स्टाइचोमेट्री का मतलब क्या होता है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टाइचोमेट्री ये जो वर्ड है, ऑफ कोर्स इट इज बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मतलब स्टाइचोमेट्री जो वर्ड हमने मिला है वो कहाँ से मिला है? ग्रीक वर्ड से मिला है, जिसको हम कहते हैं टाइचियन प्लस मेटॉन। स्टाइचियन प्लस मेटॉन इज नथिंग बट स्टाइचोमेट्री। इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टाइचियन प्लस मेटॉन, मतलब एलिमेंट मेजरमेंट। सिंपल, एलिमेंट प्लस मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट स्टाइचोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन रिएक्शन इज नथिंग बट स्टाइचोमेट्री, जिसको हम बहुत सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स हम उसको डिफाइन करेंगे। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो। समटाइम वॉल्यूम इसलिए बिकॉज हर बार रिएक्शन सॉलिड फेज में होगी, जरूरी नहीं, गैसेस फेज में भी हो सकती है। और जब रिएक्शन गैसेस फेज में होती है तो हमेशा हम उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसलिए हमने कहा इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम वॉल्यूम ऑल्सो इन गैसेस फेज रिएक्शन of the reactant and products। मतलब masses of reactant and masses of product involved in balanced chemical reaction। This is very important, balanced chemical reaction। reaction कैसी होनी चाहिए? balanced chemical reaction होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल, what is stoichiometry? stoichiometry का मतलब होगा it is nothing but calculation of quantitative relationship between, या क्वांटिटेटिव, मैंने क्वालिटेटिव नहीं कहा, मैंने कहा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब सिंपली कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट in balanced chemical reaction। that means quantitative relationship between basically reactant and product is called as stoichiometry of that particular reaction। उस particular reaction की क्या होती है? stoichiometry होती है। for example, इसको समझने के लिए हम एक reaction consider करते हैं। for example, combustion of methane को हम लोग consider करते हैं। so of course combustion of मीथेन गैस, कंबशन ऑफ मीथेन गैस। अब कंबशन ऑफ मीथेन गैस के अगर मैं रिएक्शन देखता हूं तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम? CH4 जो कि मीथेन गैस है, उसका फिजिकल स्टेट, G स्टैंड फॉर फिजिकल स्टेट, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्लस अब आपको कंबशन करना मतलब किसके रिप्रेजेंट में? ऑक्सीजन गैस के रिप्रेजेंट में। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। मतलब कंबशन ऑफ मीथेन का मतलब होगा मीथेन गैस ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑफकोर्स कंबशन प्रोडक्ट क्या मिलते हैं हमें? हमेशा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होने के बाद हमें कंबशन प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या रहेगा? गैस रहेगा, प्लस वाटर, यह भी क्या रहेगा? गैस रहेगा। गैस इसलिए लिखना है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट लिबरेट होती तो बहुत ज्यादा हीट रहेगी तो वाटर क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, मतलब वेपराइज हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या लिखना है? गैसेस फेज में लिखना है। ये रिएक्शन रहेगी, मतलब मीथेन ऑन कंबशन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसे बैलेंस करना है क्योंकि हमने कहा था हम स्टाइचोमेट्री का कंसेप्ट कब अप्लाई करते हैं? जब रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। और बैलेंस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको? बैलेंस, मतलब पहले तो हमको रिएक्शन लिख लेनी है, दूसरा उसको बैलेंस करना है, और उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं? स्टाइचोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आप कैलकुलेट करते देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब पहले कार्बन से चलते, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन है, कार्बन बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो रहे? 3 हो रहे। इसका मतलब होगा कि बैलेंस नहीं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए अगर मुझे 2 हाइड्रोजन लाने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ही है। 2 हाइड्रोजन लाने मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, राइट? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन अभी बैलेंस्ड हो गए। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है? 2, और इधर 2, 4 हो गए, इधर 2 ही है। तो अल्टीमेटली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। अब रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, रिएक्शन बैलेंस्ड होने के बाद हम कह सकते हैं किसे सिंपल कहेंगे? हम इसको अलग अलग स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में कैसे डिफाइन कर सकते हो, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस केस में CH4 गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये क्या है आपके? ये आपके है रिएक्टेंट। ये आपके क्या है? रिएक्टेंट। मतलब मीथेन गैस ऑन कंबशन विथ ऑक्सीजन गिव्स यू
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब होगा मीथेन गैस एंड ऑक्सीजन गैस क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। देन ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपके लिए क्या हो गए, ये आपके लिए हो गए प्रोडक्ट, ये आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दो रिएक्ट होके ये दो प्रोडक्ट बना रहे। उस केस में अगर आप देखते टू बिफोर, किसके बिफोर हमने लिखा है, टू बिफोर ऑक्सीजन एंड वाटर के बिफोर हमने टू लिखा है। इसका मतलब ये, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब 2 इज अ स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल लग रहे तो दो मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म हो रहे, इसका मतलब उसको हम कहेंगे स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 2 इज अ स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन एंड वाटर एंड 1 इज with respect to the इसके रिस्पेक्टिव CH4 एंड CO2। इसका मतलब इन्हें हम क्या कहते हैं, 2 जो हमने नंबर लिखे, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है तो जितने नंबर ऑफ आइटम रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आइटम किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उन्हें लाने होते हैं, लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय सिंपल होल नंबर लाइक 1 2 3 4 5, उसे हम कहते हैं स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम उसे क्या कहते हैं, स्टाइचो। वो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बट जनरली हम फ्रैक्शनल अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोग बेसिकली 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर यूज करते हैं सो दैट वी कैन बैलेंस दैट रिएक्शन। इसका मतलब इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड वी वांट टू मेक देम बैलेंस्ड। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस करने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसको आपको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे इस केस में 2 एंड ये यहां पर मीथेन का स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, 1 है मतलब ऑफ कोर्स 1 है। ऑक्सीजन का स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। देन वाटर का स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, 2। वाटर का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो इस तरह से इसको हम स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। अब इन्हें हम कैसे कैसे अलग अलग इसमें डिफाइन कर सकते हैं वो हमको यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है। अलग अलग इसमें डिफाइन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होगी तो उसको मैं कैसे कैसे इसकी स्टैच्यूमेट्री लिख सकता हूँ, उसके एग्जांपल्स हमें देखना है। मतलब स्टैच्यूमेट्री मतलब व्हाट, सो कैलकुलेशन ऑफ मास। अब वो मास हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मास को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम उसको इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन दो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जब हमने कहा कि वॉल्यूम किसके लिए, बिकॉज गैसेस फेज रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन गैसेस फेज है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा अलग अलग कंसेप्ट में। तो मोल के टर्म में कैसे डिफाइन करूंगा, स्टैच्यूमेट्री के साथ मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ मीथेन on reaction with a 2 mole of oxygen, 1 mole of methane on reaction with 2 mole of oxygen gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water, 2 mole of water। मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ 2 mole of water, मतलब 1 mole of methane gas on combustion with 2 mole of carbon oxygen gives you 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। इस तरह से लिख सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल के साथ 1 मॉलिक्यूल, जब मीथेन का एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा किसके, वाटर के। ये होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल मीथेन गैस का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। दिस इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हमने कैलकुलेट किया। अब चलते हैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इज नथिंग बट हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलो वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 1 मोल ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये हम कहते हैं, ये रिलेशन है 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये आपका रिलेशन है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल रिलेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP, एट STP। ये याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रिलेशन रहता है।
सो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विथ, अब 2 लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 44.8 लीटर। तो मैं कहूंगा 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विथ 44.8 लीटर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहां पर भी क्या रहेगा 2 इंटू 22.4, इसका मतलब ये भी कितना आएगा 44.8 लीटर। तो मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस ऑन कंबशन विथ 44.8 लीटर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन gives you 22.4 liter of carbon dioxide plus 44.8 liter of water। इस तरह से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ मास कैसे कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं अब इसका मास मैं कैलकुलेट करूंगा 12 प्लस 4 इज 16, तो मैं कहूंगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ, अब यहां पर 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो मैं कहूंगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन gives you 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 इंटू 18 मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब मैं देखो अभी इन शॉर्ट में कहता हूं कैसे इन चार को मैं रीड करूंगा। 1 मोल ऑफ, मतलब कैसे स्टोइचियोमेट्री रहेगी, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस on combustion with 2 mole of oxygen gas gives you 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। मॉलिक्यूल क्रम में 1 molecule of methane gas on combustion with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water। In terms of volume, 22.4 liter of methane gas on a combustion with 44.8 liter of oxygen gives you 22.4 liter of carbon dioxide and 44.8 liter of water। In terms of mass, 16 gram of methane on combustion with combustion or reaction with 64 gram of oxygen gives you 44 gram of carbon dioxide and 16 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स मास भी क्या होगा, सेम, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल टू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसलिए हमने कहा इट बेसिकली व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री, सो स्टोइचियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। देखिए हमने मासेस कैलकुलेट किए किसके, reactant and product which involved in a balanced chemical reaction। what we observe कि अगर reaction balanced है इसका मतलब क्या होगा, mass of reactant always equal to mass of product। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमेशा कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर याद रखना है, इसका मतलब होगा मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखना एक। और दूसरा कि डेंसिटी इज इक्वल टू, समटाइम हो सकता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी। ये भी फार्मूलाज आप यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो इस तरह से आप स्टोइचियोमेट्री क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। In this session we'll discuss problem based on stoichiometry। The problem is given, आपको प्रॉब्लम क्या दिया है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये आपको दिया है। If 4 grams of hydrogen is used, 4 grams of hydrogen is मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है in the reaction, then find out the amount of ammonia formed in the reaction। आपको वो सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है कि पोला की 4 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होने के बाद कितना अमोनिया फॉर्म होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कैसे करना है बड़ा सिंपल है। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो तो रहेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए फिर उसको बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आप स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑफकोर्स बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, देखिए बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस
तो आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस मिल रहा है, ये आपका रिएक्शन है। अब इसे बैलेंस करना जरूरी है बिकॉज ऑफकोर्स ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमको 2 नाइट्रोजन लाने हैं, तो ऑफकोर्स इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसका मतलब होगा यहाँ पर नाइट्रोजन से रिलेटेड कितना कोएफिशिएंट है, 1 है। हाइड्रोजन को रिलेटेड कितने कोएफिशिएंट है, 3 कोएफिशिएंट है। और ऑफकोर्स अमोनिया का कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो इन टर्म्स ऑफ मोल अगर मैं बात करता हूं तो इन टर्म्स ऑफ मोल में कैसे कहूंगा, इन टर्म्स ऑफ मोल में कहूंगा इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ में जब क्या होता है, रिएक्ट होता है, तो बनता है 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, ये बनता है 2 मोल अमोनिया। ये रिलेशन हो गया, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑन रिएक्शन विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बट हमको क्या करना, अभी हमको जो दिया गया है उसके रिस्पेक्टिव हम बात करते हैं, तो हमको बोला गया है कि 4 ग्राम इसका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसका कितना ग्राम फॉर्म होगा वो हमें पूछा गया है। 4 ग्राम इसका कंज्यूम हुआ तो कितना ग्राम, तो हम कहेंगे इसको हम कंसिडर करेंगे x ग्राम। इसको कितना कंसिडर करते हैं हम लोग, x ग्राम। x ग्राम हम इसको कन्वर्ट कंसिडर करेंगे, राइट। तो 4 ग्राम कंज्यूम हुआ तो कितना ग्राम फॉर्म हुआ, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके लिए आपको रिलेशन बड़ा सिंपल है, उसको हम बेसिकली इसके मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसका मास, तो मास कैसा रहता है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आपको इसलिए मास कैलकुलेट करना है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, अब नाइट्रोजन का तो नहीं दिया है लेकिन हाइड्रोजन का दिया है, क्या 3 × 2 इज इक्वल टू 6 ग्राम। ये 3 क्या है, 3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, और 2 क्या है उसका, मोलर मास। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। वैसे यहाँ पर अमोनिया का क्या रहेगा, यहाँ पर 2 × अमोनिया, अगर n का 14 + 3 17, तो ये 2 इज बेसिकली द नंबर यहाँ पर हम कह रहे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। और ऑफकोर्स अमोनिया का एटॉमिक मास या उसका मोलर मास कितना है, 17, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 मतलब ये हो जाएगा 34 ग्राम। ये कितना होगा, 34 ग्राम। तो ऑफकोर्स इसका मतलब होगा, हम कहेंगे 6 ग्राम अगर आपका क्या है, 6 ग्राम अगर आपका हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना ग्राम फॉर्म होना चाहिए, x ग्राम फॉर्म होना चाहिए, मतलब 6 ग्राम ये हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कितना होना चाहिए, 34 ग्राम होना चाहिए। ये है 6 ग्राम, अगर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ तो 34 ग्राम बनना चाहिए। तो 4 ग्राम कंज्यूम होने के बाद में कितना ग्राम फॉर्म होना चाहिए, तो ऑफकोर्स इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा जाएगा 4 × 34 डिवाइडेड बाय 6, 4 × 34 डिवाइड बाय 6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा उतना ग्राम। तो इस वैल्यू इज अराउंड, ये वैल्यू आएगी आपकी इतना ग्राम, आप ये कर सकते हो। तो वैल्यू शुड बी, इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 22.67 ग्राम। तो कितना हाइड्रोजन, कितना अमोनिया, तो सिंपल 4 ग्राम अगर अमोनिया कंज्यूम हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ तो 22.67 ग्राम ऑफ अमोनिया क्या होगा, फॉर्म होगा। ये रहेगा उसका बेसिकली। इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। इन दिस सेशन विल डिस्कस लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब बेसिकली क्या होते हैं, सी लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होगा, इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट टेक इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब उन रिएक्शन में जिनमें रिएक्टेंट्स आर नॉट टेक इन सेम रेशियो, जो रिएक्टेंट का रेशियो है रिएक्ट होने का, वो अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के सेम नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेट, देन द at least one reactant is completely consumed, at least one reactant is completely consumed, that is called as limiting reagent। मतलब उन दोनों में से एक क्या होना चाहिए, completely consume होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं था लेकिन कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा उसको हम कहेंगे
लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में मतलब जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, स्टिल रिमेन इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में प्रेजेंट है, उसे हम नाम देंगे एक्सेस रिएजेंट। मतलब रिएजेंट विच आर रिमेनिंग आर कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। मतलब जो अनरिएक्टेड है, जो रिएक्ट नहीं हुआ, एक कंज्यूम हुआ, दो रिएक्टेंट थे, एक कंज्यूम हुआ, एक कंज्यूम नहीं हुआ, जो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ उसको नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कंज्यूम नहीं हुआ उसे नाम देंगे एक्सेस रिएजेंट। उसे क्या नाम देंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो ऑफकोर्स क्या मेथड होती है एलआर? एलआर का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के दो क्या मेथड होते हैं? इट्स वेरी सिंपल, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। दिस रेशियो वुड बी द मिनिमम फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये रेशियो क्या होना चाहिए? लिमिटिंग होना चाहिए फॉर गिवन रिएक्शन। तो अभी इसके लिए आपको हम लोग एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जैसे हमने कहा a plus 2b gives you c, a plus 2b is equal to c। इन दिस केस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, सपोज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 to 1, 1 to 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 to 1 एट टाइम t, एट टाइम 0, टाइम t is equal to 0। मतलब हमने कितने मोल लेने हैं? सपोज हमने इसके कंसीडर किए सपोज 5 मोल, और इसके कंसीडर किए सपोज 20 मोल, राइट, 20 मोल। इसका मतलब होगा A के 5 मोल है, B के कितने हैं? 10 मोल है, सॉरी 20 मोल है। तो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस केस में क्या दिया गया? डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए? इसके 5 लिए, इसके 20 लिए। मतलब हमने कहा 5 moles of A react with 20 moles of B to give नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, वो कैलकुलेट सपोज कर सकते हैं। सो इस केस में हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होनी है t इज इक्वल टू t पर ये क्या होगा? कंप्लीट कंज्यूम होगा। मतलब t इज इक्वल टू t पर ये क्या होगा? कंप्लीटली कंज्यूम होगा। मतलब इसका नंबर ऑफ मोल कितने होने चाहिए? 0। तो हमको इसके कैलकुलेट करने की इसके कितने रिएक्ट हुए, बिकॉज वो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? एलआर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिंपल इस रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो देखिए 1:2 है, इसका मतलब A अगर 5 मोल है तो B कितना होना चाहिए? 10 मोल होना चाहिए था। अगर 10 मोल रहना चाहिए था, लेकिन वो कितना है? 20। इसका मतलब वो एक्सेस पे प्रेजेंट है। तो इसको देख के भी हम एलआर कैलकुलेट कर सकते हैं। A इज एलआर, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा बिकॉज वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, और B क्या रहेगा? एक्सेस रिएजेंट रहेगा बिकॉज वो स्टिल, बिकॉज यहाँ पर 5 अगर मोल इस A के हैं तो B के 5 से डबल होने, रेशियो क्या है? 1:2। इसका मतलब 5 मोल के लिए कितना लगना चाहिए? 10 मोल लगना चाहिए, लेकिन है कितना? 20 मोल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? कुछ अनरिएक्टेड रहेगा, रिमेन रहेगा, और जो रिमेन रहता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो कंज्यूम होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट, ये तो ऐसे मैनिपुलेटिवली हमने कैलकुलेट किया, लेकिन मतलब प्रॉपर वे से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने क्या कहा? डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? Na अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू, या आप ये कर सकते हैं NB के कितने? 2। तो वैसे ही NC के कितना रहेंगे? 1। ये हमने लिख लिया। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने लिख लिया, कितने होते हैं? 1:2। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे सो इक्वल, दे आर इक्वल। सो इन दैट केस हम कहेंगे बेसिकली क्या कर लिया हमने? डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट का नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से किया। अब यहाँ पर Na का वैल्यू पुट करते हो, कितना है? 5/1 इज इक्वल टू NB का वैल्यू कितना है? 20/2। अगर इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसका रेशियो कितना आएगा? ये आएगा 5, और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, सपोज इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10, राइट, 10। तो ऑफकोर्स इस केस में हम देखेंगे सबसे सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा है? कम कौन सा है? 5। इसका मतलब एलआर क्या होगा? एलआर होगा A इज एलआर। A क्या आपका एलआर है? क्योंकि यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट हमने क्या कहा? कोएफिशिएंट, एंड देन रेशियो वुड बी द मिनिमम। यहाँ पर रेशियो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो रेशियो मिनिमम किसका है? A का है, 5 है, इसका 10 आया है रेशियो, तो 5 है। इसका मतलब एलआर कौन होगा? A इज एलआर, A रिएजेंट इज एलआर। तो अल्टीमेटली B क्या होगा? ER, मतलब एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? 2B इज एक्सेस रिएजेंट, A इज एलआर। देन ऑफ कोर्स अगर आप हमें कैलकुलेट करना है, इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करना है, जैसे
तो फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेट क्या होगा, राइट मोल मोल एनालिसिस एंड पुट ओनली एलआर इनटू द रिलेशन। एलआर इनटू रिलेशन का मतलब क्या होगा, यहां पर कैलकुलेट करते हुए Na/1 इज इक्वल टू Nb/2 इज इक्वल टू Nc/1। ये हो गया आपका मोल मोल एनालिसिस, ये हो गया मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये होगा मोल। इसमें आपको कौन सा कंसीडर करना बोला है, सिर्फ एलआर इनटू द रिलेशन, एलआर इनटू रिलेशन। तो एलआर कितना है 5:1 इज इक्वल टू Nb/2। अगर ये कंसीडर करता हूं मैं Nb कैलकुलेट करने के लिए कि Nb कितना कंज्यूम हुआ है, तो ऑफकोर्स Nb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Nb इज इक्वल टू 5 into 2, सो Nb इज इक्वल टू 10 मोल, 10 मोल। लेकिन ये क्या है, कंज्यूम्ड है, मतलब इतना कंज्यूम हुआ है। तो मुझे कितना बचा है कैलकुलेट करना है, बिकॉज अनरिएक्टेड कैलकुलेट करना है। इतना तो कंज्यूम हो गया, इतना तो क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। तो इनका मतलब होगा Nb रिमेनिंग, Nb रिमेनिंग। तो टोटल कितना था, टोटल था आपका 20, 20 में से 10 कंज्यूम हुआ तो कितना बचा, Nb रिमेनिंग इज इक्वल टू 10 मोल्स। कितने हैं, 10 मोल्स है। अगर आपको Nc कैलकुलेट करना तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स 5/1 इज इक्वल टू Nc/1। तो अल्टीमेटली Nc कितना होगा, कितना बनेगा 5 मोल्स, कितना बनेगा 5 मोल्स। Nc कितना बनेगा 5 मोल्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एट टाइम t, एट टाइम t ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10 मोल बचेगा, ये 10 मोल बचेगा तो इस में कितना बनेगा 5 मोल्स फॉर्म होगा। इसका कितना होगा, मतलब A कंप्लीटली कंज्यूम होने के बाद में 10 मोल्स B कंज्यूम होगा, A कंप्लीटली कंज्यूम होगा, B 10 मोल कंज्यूम होगा, और 10 मोल क्या है, रिमेन है। तो अल्टीमेटली कितना फॉर्म होगा, 5 मोल फॉर्म होगा। इस केस में A लिमिटिंग रिएजेंट होगा, B एक्सेस रिएजेंट होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग एजेंट एंड बेसिकली एक्सेस रिएजेंट। सो इन दिस सेशन विल डिस्कस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में तो ऑफकोर्स हमें एक रिएक्शन दी गई है, और उस रिएक्शन में कहा गया कि इनिशियली 6 मोल ऑफ A एंड 20 मोल्स ऑफ B आर टेकन। आफ्टर रिएक्शन कैलकुलेट AR एंड मोल्स ऑफ A, B एंड A2B3। तो इस केस में पहले तो हम रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन क्या दी हमें, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। रिएक्शन दी गई A प्लस B गिव्स यू A2B3, ये रिएक्शन है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए A2 है तो अल्टीमेटली इसके कितने रहेंगे, 2 मोल्स इसके रहेंगे। B3 है तो इसके 3 मोल्स यहाँ पर लेंगे। तो अभी यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड हो गई। 3 अगर लेते तो अल्टीमेटली A2B3। इस केस में रिएक्शन मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होंगे 2, 3, 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, 3, 1। अब यहाँ पर हमें ये LR कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमको इसका रेशियो लेना पड़ेगा T। एट T इज इक्वल टू 0 जब रहेगा तब हमने कहा इसके 6 मोल है, इसके 6 मोल है, इसके कितने हैं 20 मोल्स है। अब LR कैलकुलेट करने का पहला स्टेप क्या है, आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ऑफकोर्स Na बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू Nb बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इक्वल टू Na2B3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब इस केस में हमें देखना है कितने सिंपली कितने मोल यूटिलाइज हो रहे हैं इसके। सपोज Na का कितना हो रहा है 6/2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना ये 20/3 इज इक्वल टू A2B3 1। सो इस केस में अगर हम रिएक्टेंट का देखते हैं तो इस केस में रेशियो बन रहा है ये 3, ये बन रहा है 3, और ये यहाँ पर आ रहा है 6.66। इसका मतलब लोवेस्ट रेशियो किसका है, A का है। इसका मतलब LR कौन है, A इज LR, A इज इक्वल टू 3, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट कितना आ रहा है आपका LR कौन है आपका, A इज LR बिकॉज इसका रेशियो सबसे कम आ रहा है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को आपको LR को ही इक्वेट करना होता है। सो Na/2 इज इक्वल टू Nb/3 इज इक्वल टू A2B3/1। तो पहला मतलब पहला क्या लिया हमने, LR कैलकुलेट किया। तो इसमें LR का वैल्यू कितना है हमारा, LR का वैल्यू है हमारा 3। तो Na/A इसका वैल्यू कितना है 6/2 इज इक्वल टू Nb/3। सो Nb इज इक्वल टू क्या आएगा, Nb इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 18/2 इज इक्वल टू 9 मोल। लेकिन ये क्या होगा कंज्यूम। सो Nb कंज्यूम कितना आ रहा है, Nb कंज्यूम
NB कंज्यूम्ड आ रहा है आपका 9 मोल, तो ऑफकोर्स 9 मोल कंज्यूम हो रहा है तो कितना बचेगा, सो NB रिमेनिंग इज इक्वल टू हमारा 20 मोल था, उसमें से 9 मोल क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, तो बेसिकली रिमेनिंग इज 11 मोल। सो NB रिमेनिंग कितना है, NB रिमेनिंग इज इक्वल टू 11 मोल। तो अगर C का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ऑफकोर्स आपका इक्वेशन बन जाएगा Na/2 इज इक्वल टू A2B3/1। सो Na कितना है हमारा, N है हमारा 6/2 इज इक्वल टू A2B3/1, राइट, बाई 1। तो इसका मतलब होगा मुझे निकालना है कितना A2B3 फॉर्म हुआ है, वो बनेगा हमारा 6/2 इज इक्वल टू 3 मोल्स। कितना रहेगा, 3 मोल्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 मोल्स, राइट। सो इस तरह से हमने पहले कैलकुलेट किया LR, फिर हमने कैलकुलेट किया हमारा Na कितना है, तो Na हमें मिल गया, Na का वैल्यू कितना है, Na का वैल्यू मिल गया हमको 3 मोल्स, Na का वैल्यू 3 मोल्स मिल गया। तो अल्टीमेटली इसके 3 मोल्स जब कंप्लीटली कंज्यूम होंगे तो 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द लिमिटिंग रीजन। Now in this session we'll discuss relation between number of moles, mass and number of particles। इसका मतलब हम 3 इंपॉर्टेंट ऐसे रिलेशन को डेवलप करेंगे जिसके बेसिस पर हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनको हम तीनों को एक साथ बेसिकली रिलेट करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको लेके आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वॉल्यूम अगर नहीं, वॉल्यूम के लिए अलग से फार्मूला रहेगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि वॉल्यूम कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे। चलो कमान। सो पहला फार्मूला जो हमारे पास है, तो हम पहला नंबर ऑफ मोल से शुरू करते हैं। तो पहला जो फार्मूला हम कहेंगे तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम n का दे देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम कहेंगे n, कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कहेंगे Na। ये फार्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n अपॉन Na, राइट। इसमें इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स ये हो सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस। मतलब आपको नंबर ऑफ आइटम्स पूछा तो भी ये फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो ये फार्मूला यूज करना है। सिर्फ फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। ऑफ कोर्स इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये 1 नंबर के लिए कैलकुलेट, मतलब 1 आइटम के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 आयन के लिए, ये किसके लिए, 1 के लिए। अगर उसमें 4 एटम होंगे तो ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है और सिंपलीफाई कैसे करना है वो लोग हम आगे देखेंगे। लेकिन याद देखना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकते हैं, आइटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं। अब इसी को हम लोग कैसे, तो अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, तो ऑफकोर्स फार्मूला क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल रहेगा। सो ऑफकोर्स इसी फार्मूले को कैसे रिअरेंज करेंगे अभी, और इसी से हम बाकी फार्मूले कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम कहेंगे n, कैपिटल N इज इक्वल टू, अब ऑफकोर्स यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कहेंगे Na। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्या हो सकते हैं, एटम्स, मैं बार बार कह रहा हूं ये, मॉलिक्यूल और आयंस, इन किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर का जो वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power
23 पार्टिकल्स। ये इसका वैल्यू होता है। यहाँ पर आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय द अवोगाड्रोस नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं। ये दूसरा फार्मूला आपने याद रखना है, राइट। ये पहला हो गया, ये दूसरा फार्मूला आपके लिए हो गया। और अब इसी से हम तीसरा कैसे रिलेट करेंगे, देयरफॉर राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास फार्मूला है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल जिसको हम W यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो इसका मतलब होगा हमने नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन लिख लिया। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू W अपॉन m इनटू Na। मतलब जिसको हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू W बाय m इनटू Na। अब इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए क्या क्या इस पैरामीटर से। यहां पर अगर हमको वेट मतलब कितने पैरामीटर हो सकते हैं, पहला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता रहेगा। जो भी कंपाउंड हमको या जो भी सैंपल हमको दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम, लेकिन ये याद रखना इन दोनों की यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहां से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए है और पूछा गया है कितना सैंपल लगेगा, हम सैंपल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, सैंपल का वेट भी दिया है और पूछा हम उसको मॉलिक्यूलर वेट क्या और उसको आइडेंटिफाई करो, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज बेसिकली कांस्टेंट, राइट। किसी के लिए जैसे 18 ग्राम दिया गया, 18 गया, 18 ग्राम तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, लाइक दिस। सो क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ सकते हैं, देन वेट ऑफ सैंपल पूछ सकते हैं, मास ऑफ सैंपल पूछ सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, ये भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। इन सबको आप कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब ये तीन फार्मूलेज हमने कहा था, इन तीन फार्मूलेज को अगर आप यूज करते हो तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सैंपल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतने चार पैरामीटर आप इन चारों को लेके क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इन तीन फार्मूलेज को आपको याद रखना है। ये तीन फार्मूलेज इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिर्फ वॉल्यूम के लिए एक अलग से फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला फिर वॉल्यूम से भी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस in liter at STP, volume of gas in liter at STP upon 22.4। याद रखना है ये जो फार्मूला रहेगा ये वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और वॉल्यूम पूछा गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, समटाइम मास दिया रहेगा, डेंसिटी नहीं दी रहेगी लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, तो और एक फार्मूला याद रखना है, डेंसिटी is equal to mass by volume, mass by volume। तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ फार्मूलेज जो यूज करने हैं व्हाइल कैलकुलेशन। अदरवाइज दिस थ्री फार्मूलेज आर फंडामेंटल फार्मूलेज व्हिच कोरिलेट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूलेज।